अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 वेव्स कर रहे हैं और उसका टॉपिक नंबर 4 हमने लास्ट टाइम किया था और उसी का आज हम एक सब टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है आपका लेप्लेस करेक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो था वो था हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो फाइंड की थी न्यूटन ने। वो जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड थी वो थी आपके पास 228 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, ये जो स्पीड है ये इसकी एक्सपेरिमेंटल स्पीड के इक्वल नहीं थी। जो कि एक्सपेरिमेंटल स्पीड जो थी वो थी 332 मीटर पर सेकंड। लेप्लेस ने ये कहा था कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर एक एरर है। उसी एरर को रिमूव किया था लेप्लेस ने, जो कि एक मैथमेटिशियन था। उसने जो वैल्यू फाइंड की थी वो एग्जैक्टली 332 या 333 मीटर पर सेकंड थी। लेप्लेस ने क्या बेसिक पॉइंट जो उसने रेज किए, उसने कहा कि न्यूटन ने ये कहा था कि जो वेव्स होती हैं वो आपकी होती हैं कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में। ऐसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में होती हैं। न्यूटन ने कहा कि जब कंप्रेशन होती है तो यहाँ पे पार्टिकल चूंकि यहाँ पे क्या क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और रेयरफेक्शंस के दौरान टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज या टेम्परेचर कम होता है। यानी कि रेयरफेक्शंस के दौरान ये जो टेम्परेचर यहाँ से बढ़ने की वजह से जो रिलीज हो रहा है वो रेयरफेक्शंस जो हैं वो उसके दौरान सिस्टम क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरह से सिस्टम का जो टोटल टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। यानी कि उसने इसको कहा था आइसोथर्मिक प्रोसेस। ये एक आइसोथर्मिक प्रोसेस है। ये न्यूटन की स्टेटमेंट थी। लेप्लेस ने ये कहा कि ये आइसोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। उसने ये बातें क्यों की? लेप्लेस ने ये कहा कि इस सिस्टम के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसलिए नहीं रहता, उसने कहा कि जब कंप्रेशंस होती हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा और रिफ्लेक्शंस के दौरान टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा वहां पे। अब ये जो टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज होके रिलीज हो रहा है कंप्रेशंस के दौरान, ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि रेयरफेक्शन इसको अब्जॉर्ब कर लें और सिस्टम के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। ऐसी बात, ये बात उसने क्यों की? ये बात उसने इसलिए की कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो रेयरफेक्शन या कंप्रेशन के दरमियान जो है वो एक्सचेंज हो सके। दूसरी बात उसने कही कि जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, दूसरी बात उसने कही कि जो एयर है वो एक क्या है, इंसुलेटर है, या यूं कहें कि पुअर कंडक्टर है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने कम टाइम के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपकी कंप्रेशन से रिलीज हो और जो आपके रेयरफेक्शन है उसको अब्जॉर्ब कर सके और टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट रहे, यानी कि आइसोथर्मिक रहे। तो जो लेप्लेस है उसने कहा कि टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, बॉयज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो बॉयज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था बॉयज लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये है बॉयज लॉ। ये कब होता है? जब टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम बॉयल लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि एयर पुअर कंडक्टर है तो हीट कभी भी क्या, इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज नहीं होगी, टेम्परेचर यहाँ पे कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये है एक एडियाबैटिक प्रोसेस, इसलिए हम लोग इसको बॉयज लॉ से कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। उसने एडियाबैटिक इक्वेशन का इस्तेमाल किया और उससे उसने वैल्यू फाइंड की। वो क्या थी? पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू फाइंड की जो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी स्पीड ऑफ साउंड की। स्टूडेंट्स, उसने फाइंड कैसे की? उसने कहा कि अगर आपका प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है पी से डेल पी, और आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है वी से डेल वी, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो हमने जो न्यूटन की वैल्यू फाइंड की थी उसके अंदर हमने सिंपली इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर नहीं थी। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे पावर में एक गेमा आ रहा है। गेमा क्या है? बेसिकली कांस्टेंट है जो हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। इस गेमा की वैल्यू क्या होती है? हर एक मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। बेसिकली मीडियम को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी।
अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, स्टूडेंट्स आपने मैथ में पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन का। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या चीज है? बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास टर्म्स होती हैं 1 प्लस एक्स है, अगर इसकी होल पावर है n, तो इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स, यानी n इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर। और ऐसे ही आपकी वैल्यूज ऐसे ही क्या होंगी, ऐड होती रहेंगी, यानी x की पावर 3 और n माइनस वन के साथ n माइनस टू भी 3 फैक्टोरियल, ऐसे आपका ये बाइनोमियल थ्योरम है। स्टूडेंट्स उसने कहा कि उसने इसका यूज करते हुए बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड किया इसको, p प्लस डेल p इनटू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर, तो ये एग्जैक्टली बाइनोमियल थ्योरम वाली यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या चाहिए, पहली टर्म आपके पास 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, v है। हम क्या करते हैं, इस v को कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसको कॉमन लेते हैं, यानी कॉमन आएगा तो इसकी पावर गामा थी, तो ये गामा भी यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस डेल v, जो कॉमन v लिया उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई v इंटू गामा। अब ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे हो सकती है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस डेल p इंटू वी डेल गैमा, वी गैमा। और ये आपके पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, 1 माइनस एन एक्स है, यानी कि n यहाँ पे क्या है, वैल्यू गैमा है, तो ये गैमा और x आपके पास यहाँ पे x जो है वो ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस गैमा डेल v डिवाइडेड बाई v, और आगे ये वैल्यूज प्लस n इंटू एन, यानी कि गैमा n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर डेल v डिवाइडेड बाई v का होल स्क्वायर। और ये ऐसे थ्योरम आपका एक्सपेंशन आगे चलती रहेगी। अब स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक स्मॉल चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो वॉल्यूम है वो। अगर स्मॉल चेंज को इतनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, जो कि इसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिहाजा हम इसको क्या कर देते हैं, इन हायर वैल्यूज को निगलेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएंगी निगलेक्ट। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पी वी गैमा इक्वल्स टू पी प्लस डेल पी। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली वी गैमा को कैंसिल कर देंगे और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल्स टू P प्लस डेल P इंटू 1 माइनस गैमा डेल V डिवाइडेड बाई V। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से बनेगा P इक्वल्स टू, ये P से होगा तो बन जाएगा P, ये P से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा गैमा P डेल V डिवाइडेड बाई V। अब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये बन जाएगा डेल पी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी माइनस गैमा डेल पी डेल वी डिवाइडेड बाय वी। ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें दोबारा वही हो रहा है जो न्यूटन की वैल्यू के अंदर हुआ था, कि यहाँ पे छोटी दो वैल्यूज डेल पी और डेल पी जो चेंजेस हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा निगलेक्ट। इसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो अब इक्वेशन बची है स्टूडेंट्स, वो बची है वो बचेगी इक्वेशन आपके पास। हाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग p को p के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बनेगी आपके पास, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको इक्वलिटी की सेट पे ले आते हैं, ये बन जाएगी गैमा p डेल v डिवाइडेड बाय v इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा डेल p, यहाँ पे आएगा डेल p। ये इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये क्या वैल्यू इससे आती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अगर गैमा p, यहाँ पे अगर हम लोग p की वैल्यू फाइंड करें तो p इक्वल्स टू ये गैमा जो है और डेल v डेल p इस साइड पे जाएंगे दूसरी साइड के ऊपर, तो ये आपका बन जाएगा डेल p डिवाइडेड बाय डेल v डिवाइडेड बाय ये वाला v, और गैमा भी क्या होगा आपका इस साइड पे चला जाएगा, या गैमा को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, तो ये गैमा आपके पास यहाँ पे आ गया। स्टूडेंट्स आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ था हमने, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जिक्र किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो इक्वल होता है डेल पी डिवाइडेड बाय डेल वी डिवाइडेड बाय वी। इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे करेंगे पुट, तो ये बन जाएगा आपका गैमा पी इक्वल्स टू ई, यानी के
बल्क मॉडुलस, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग इस ई की वैल्यू करेंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट, तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये 1 इक्वेशन के अंदर चला जाएगा जो कि होगी v इक्वल्स टू ई की जगह आ जाएगा आपका गामा पी डिवाइडेड बाय रो। स्टूडेंट सिंपली हमने न्यूटन की उसके अंदर वैल्यू के अंदर भी देखा था कि P जो होता है प्रेशर, वो मर्करी बैरोमीटर से फाइंड करते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या हमने लिखी थी, रो जी एच, रो यानी कि डेंसिटी ऑफ मर्करी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच जो है वो उसके अंदर जो बैरोमीटर के अंदर हमने मर्करी यूज किया था वो था 74 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे v इक्वल्स टू गैमा इंटू रो एम जी इंटू एच डिवाइडेड बाय रो। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, तो इसके साथ हम लिख देते हैं एयर। स्टूडेंट्स इसमें हम लोग करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद उसमें जो गैमा है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.42, तो इसकी जगह आ जाएगा 1.42। ऐसे ही डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है वो होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू आपको पता है हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट की थी, ये थी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h की वैल्यू हमने ली हुई थी 76 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर जो कि है 0.0012993 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वैल्यू आ गई थी, इसका स्क्वायर रूट था। स्टूडेंट्स आप लोग इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो एग्जैक्टली आप देखेंगे कि v की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि लेप्लास ने फाइंड की थी कि एयर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर के अंदर उसकी वैल्यू होती है 333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम लोग कंपेयर करें इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि 332 मीटर पर सेकंड थी, तो ये उसके बहुत करीब है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेप्लास ने वैल्यू फाइंड की थी स्पीड ऑफ साउंड की वो थी करेक्ट। स्टूडेंट्स ये थी वो करेक्शन जो न्यूटन की वैल्यू के अंदर इतना बड़ा जो डिफरेंस आ रहा था, जो एरर आ रहा था, उसको रिमूव किया था लेप्लास ने, और इसी टॉपिक को हम कहते हैं लेप्लास करेक्शन। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि सब टॉपिक था स्पीड ऑफ साउंड का, और अगली क्लासेस में इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या मजीद वेव्स के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको तब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।